स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स कैसा था, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, हम कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे थे, कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो हम इसमें मेनली तीन हेड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या था, उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी। करेक्टरिस्टिक क्या था इंडियन इकोनॉमी का, करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है आपका कि आपका एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स कैसा था, आपका कह सकते हैं इंडस्ट्रीज कैसी थी उस टाइम पे, उसके बारे में। एंड थर्ड है आपका पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी, हम फॉरेन ट्रेड किसके साथ कर रहे थे, किससे हमारा माल आ रहा था, किससे, और किसको हम अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम नेचर की बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी, हम जानते हैं कि हम तुरंत ही क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इतना ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इतने साल गुलाम रहे हैं हम किसी देश के अंदर। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी। तो वो जो उस टाइम पे थी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो कैसी थी, अंडर डेवलप थी। अंडर डेवलप मतलब विकासशील थी, मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय हमारा इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। स्टेटिक थी, सेमी फ्यूडल थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड हो चुकी थी उस टाइम पे। तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो पहला उसने बोला अंडर डेवलप थी, कहने का मतलब है हम पुराने ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज, स्टेबलाइज इंडस्ट्रीज नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी थी जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। सेमी फ्यूडल थी, सेमी फ्यूडल का मतलब क्या हो गया कि कुछ कंट्रोल तो किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, और कुछ कंट्रोल किसके हाथ में था, आपका प्राइवेट सेक्टर के अंडर था। फिर बात कर लेते हैं अगर हम स्टेगनेट इकोनॉमी। स्टेगनेट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे बिल्कुल या तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होता, या होता है तो बहुत कम डेवलप पे होता है। तो उसको हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, स्टेगनेट इकोनॉमी। स्टेगनेट इकोनॉमी हमारी उस टाइम पे कौन सी थी, इंडियन इकोनॉमी थी। फिर बात कर लेते हैं डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। देखिए हम जानते हैं कि डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, पहली बात तो बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जितने भी थे हमने उनको एक्सेस में यूज़ कर लिया था। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या हो गया कि उनका बार बार ज़्यादा यूज़ हुआ, और ज़्यादा यूज़ हुआ तो ऑब्वियसली क्या हो गया, उनका एक्सेस यूज़ होने से डेप्रिशिएट होने लगे वो। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी की मशीन की लाइफ लाइन 5 ईयर्स है, तो हमने 6 ईयर्स यूज़ कर लिया या और ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, चूँकि रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल है नहीं, तो हमने क्या किया, उन रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी होने लगी। देन क्या है, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी की बात करें तो हम जानते हैं कि उस टाइम पर हमारा क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो उसके बारे में बात की गई कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो इंडिया के पास आया वो लैंड कम आया, पॉपुलेशन ज़्यादा आई, और जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पे लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम आई। जो फर्टिलिटी थी वो मैक्सिमम किसके पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास चली गई थी। तो इसके बारे में बात करेंगे हम किसमें, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी में। चलिए अभी इन सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है आपका अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो अंडर डेवलप इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है जहाँ पे लो इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लो पर कैपिटा इनकम है। लो पर कैपिटा इनकम मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है, जो एक पर्सन कमाता है, वो भी हमारे क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप थी उसके क्या फीचर्स थे, मतलब अगर हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, अंडर डेवलप थी, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, इलिटरेसी, यानी कि लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ना उस टाइम पर अगर हम बात करें 1947 के टाइम पर जो थी, 82% जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी। 82% पॉपुलेशन इलिटरेट करने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 18% जो लोग थे वही क्या थे, पढ़े लिखे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने कम लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी उनको नॉलेज कम होगी, उतना ही वो टेक्नोलॉजी को कम यूज़ कर पाएंगे, रिसोर्सेज का कम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब
इलिटरेसी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अर्न नहीं कर पाएंगे, तो अर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगी, गरीबी आएगी। तो हम कह सकते हैं जो इलिटरेसी थी वो दोनों का रीज़न थी कि भाई लोग गरीब थे इसलिए नहीं पढ़ पाए, तो कॉज भी बन गई। और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने काम वगैरह स्टार्ट नहीं किया, वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए, तो गरीबी भी उसी के कारण थी। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही क्या बन गई थी, हमारी इलिटरेसी बन गई थी, क्योंकि पढ़े लिखे ना होने की वजह से हम कमा नहीं पा रहे थे। फिर आता है आपका इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हमारे लिए इतने अवेलेबल नहीं थी, इनसफिशिएंट थी। तो अब जब इनसफिशिएंसी होगी किसी चीज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट होगा। तो कह सकते हैं कि उस समय जो पावर कैपेसिटी की बात करें कि मतलब देखो इंडस्ट्रीज लगानी है हमें, तो हमें पावर चाहिए, लाइट वगैरह चाहिए, तो वो वाली चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो इस करके क्या हो रहा था कि जो हमारा ग्रोथ थी वो ना कहीं इसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा था उस पर। देन आता है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या है, अब तक हम लोग तो इतने आगे बढ़ चुके थे अदर कंट्रीज़, पर अब तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। अभी तक हम हल वगैरह से ही जोत रहे हैं, हाँ, बैल का यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो शुरू से ही किस पे डिपेंड रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रही है। अब एग्रीकल्चर पे अगर कोई इकोनॉमी डिपेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो नेशनल इनकम में हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, या हम कह सकते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी। फिर बात कर लेते हैं लो पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है लोगों के पास कमाने के लिए, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, तो हर एक जो पर्सन है वहाँ पर उसकी इनकम कैसी होगी, लो होगी। तो जाहिर सी बात है, जब लो पर कैपिटा इनकम होगी तो जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, वो भी लो ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था किस चीज़ का, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी किसकी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें अपने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, तो वो है लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखिए, हमने बात की कि ना उस टाइम पर हमारे पास बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। ठीक है, जो 1911 में बनी थी। उसके अलावा हमारे पास कोई बेसिक इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। जब बेसिक इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की कमी की वजह से, एब्सेंस की वजह से, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ना ही हमारे पास इतने अच्छे पावर रिसोर्सेज थे, इलेक्ट्रिसिटी थी कि हम क्या कर सकें, इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो जो कंट्री होती है वो कैसी रह जाती है, अंडर डेवलप रह जाती है। क्योंकि हमने मोस्टली किस पे अपना फोकस कर रखा था, जो इंडिया थी वो मोस्टली किस पे डिपेंड थी, एक एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमारा। ठीक है, तो हमने शुरू से ही किस पे मेहनत नहीं की, हमने इंडस्ट्रीज लगाने पे मेहनत नहीं की, ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा स्मॉल और बेसिक हैवी इंडस्ट्री थी। इस वजह से क्या हो गया कि जो जो डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज़ का, वो कैसा रहा, कम ही रहा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे ग्रोथ ना के बराबर होती है, या तो ग्रोथ होती ही नहीं, या होती है तो बहुत कम होती है। तो लिखा हुआ है स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी स्टेप्स एंड डज नॉट मूव और मूव स्लोली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम बात करें स्टेगनेंट इकोनॉमी की, तो वो इकोनॉमी जहाँ पर या तो ग्रोथ होती नहीं है, और होती है तो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पर स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, क्योंकि ग्रोथ उस टाइम पर हो ही नहीं रही थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, ना ही हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज थी, ना हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज थी। जो एग्रीकल्चर में था उसमें भी हम पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कैनल्स वगैरह इतना हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पूरी तरह से हम किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे डिपेंड थे।
फिर आती है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होती है वो एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? कि जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहेगा? कुछ कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है और कुछ कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? जो वहाँ पे बाकी जो प्राइवेट लोग होते हैं ना, आप कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनके हाथ में होता है। तो जो इंडिया थी वो उस समय क्या थी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ जो कंट्रोल था वो तो गवर्नमेंट के हाथ में था और कुछ कंट्रोल किसके हाथ में था? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूडलिज्म, अगर हम बात करें सेमी फ्यूडलिज्म की, तो इसमें दो तरह से इंक्लूड होता है। एक तो होता है फ्यूडलिज्म जिसमें सारा का सारा क्या है आपका, किसके अंडर है? हम कह सकते हैं जो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी उसमें क्या होता था कि जो सारा का सारा कंट्रोल है ना तो गवर्नमेंट के हाथ में होता था और ना ही किसके हाथ में होता था? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। इट वाज नाइदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नॉर फ्यूडल इकोनॉमी। ना तो सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था ना ही गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में था, एक मिक्सचर था। अब फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो एक फ्यूडलिज्म के अंदर हम जमींदारी सिस्टम को फॉलो करते थे। उसमें जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे? फ्यूडलिज्म में वो लोगों से ज़मीन ले लेते थे। ठीक है कि हाँ हमने आपकी ज़मीन ले ली है। कौन ले लेते थे? जो हाई रैंक पे होते थे। और जो मान के चल रहे हैं जो गरीब लोग होते थे वो उनके अंदर काम करते थे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ज़मींदार है, उस वो ऑनर है ज़मीन का और उसके अंदर क्या कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं पर लेकिन ज़मीन उनकी नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे? सिर्फ उनके ऊपर काम करते थे और उनको एक रेवेन्यू दे दिया जाता था। फिर बात कर लेते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म के अंदर क्या किया गया? ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएगी जिससे किसको फ़ायदा हो? ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो। लाइक कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट, आयरन, स्टील, शुगर एंड पेपर। इसमें क्या किया गया था? जो इंडस्ट्रीज फ़ायदेमंद थी किसके लिए? आपके ब्रिटिशर्स के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया था कि मार्केट की तरह भी यूज़ करते थे और एक हब की तरह भी यूज़ करते थे। मतलब कहने का ये है कि वो इंडिया को ऐसा यूज़ करते थे कि अगर कच्चा माल लेना होता था तो भी वो इंडिया से लेते थे और अपनी फिनिश गुड बना के सेल करना होता था तो भी वो किस में सेल करते थे? इंडियन मार्केट में ही सेल करते थे। तो इस तरह से कैपिटलिज्म में क्या किया गया? इस तरह की इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज किया गया जिससे फ़ायदा हो किसको? ब्रिटिशर्स को अर्निंग आए। इस तरह की इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाई। ग्रोथ के लिए नहीं बनाई, डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाई, किसके लिए बनाई? ताकि क्या कर सके वो? उनसे मनी अर्न कर सके। इस तरह की उन्होंने क्या बनाई? इंडस्ट्रीज बनाई। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कैसा था हमारा डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। देखिए मैंने आपको बताया था डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी में क्या होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज हम क्या करते हैं? जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक मटेरियल हो गया आपका, मशीन्स हो गया, उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जब हम उनको एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो क्या होगी? धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो उस समय जो रिसोर्सेज अनअवेलेबल थे, इसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे उनका हमने एक्सेस में यूज़ किया और सारा के सारा क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। अब जब डेप्रिशिएट हो गया बिकॉज ऑफ वियर एंड टेयर एंड पासेज ऑफ टाइम, तो जो उससे प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा और इससे हमारी जो ग्रोथ होगी वो भी बहुत कम होगी। फिर बात आ जाती है आपके फिफ्थ पॉइंट में डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी में क्या? इंटीग्रेट यानी इकट्ठा हुआ, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया, वो बिखर गया। तो हमने क्या किया था? 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था, टू पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब डिवीज़न हुआ उस समय तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए। मैंने आपको बताया उसका साइड इफ़ेक्ट में क्या हुआ था। उसके साइड इफ़ेक्ट में फर्स्ट ये हुआ था कि जो हमारे पास इंडिया के पास है उसके पास लैंड कम आया था और पॉपुलेशन ज़्यादा आई थी। बताया था कि फर्टिलिटी सारी पाकिस्तान के पास चली गई थी। तो उसका पहला साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड। तो बताया गया कि जब पार्टीशन किया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? हमें किस में पड़ा? हमारे फॉरेन ट्रेड में हमारा नुकसान पड़ा। क्योंकि इस समय जो इंडिया जो था ना कॉटन, जूट, फूड ग्रेन्स का, इन सब का क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था। फिर क्या हुआ? जब पार्टीशन हुआ तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इस तरह की, कौन सी? जो आपकी जूट की है, कॉटन की है, वो सारी किसके हिस्से चली गई? वो पाकिस्तान के हिस्से चली गई। तो इस तरह से हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास उनमें से कोई इंडस्ट्री नहीं रही। नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या हो गया? लॉस टू इंडस्ट्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड का तो नुकसान हुआ ही, कि भाई जो हम चीज़ पहले सेल एक्सपोर्ट कर पाते थे वो नहीं कर पाए। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज भी थी वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज चली गई और हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं रही। ठीक है, जो आपकी आयरन की होगी, स्टील की होगी, ये सारी कहाँ चली गई? ज़्यादातर वो
पाकिस्तान में चलेगी, तो जो स्किल लेबर थे वो भी कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे, तो पार्टीशन हुआ, तो जो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्रीज में, वो भी उस तरफ चले गए क्योंकि उनको रोजगार मिलना था। लॉस टू एग्रीकल्चर हुआ, अभी मैंने बताया था पार्टीशन में फर्टिलिटी वाली जितनी भी फर्टाइल सॉइल थी, या फिर कह सकते हैं फर्टाइल लैंड था, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और यहाँ पे हमें बहुत कम मिली। और इसके बाद लॉस पर कैपिटल लैंड हुआ, कहने का मतलब ये है लोग तो ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, बट लेकिन जो लैंड है, रहने वाले जो हम कह सकते हैं एरिया, वो हमें कम मिला। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के। 1947 में अलग अलग पहलू पढ़ लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में कैसा था, यानी कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कैसी थी, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, क्या कितने लोग, आप कह सकते हैं जन्म, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है कि हमारे पास कितने हम कॉलेज क्या थे, हॉस्पिटल क्या था, इनके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या था, क्या हम एक्सपोर्ट करते थे, क्या हम इंपोर्ट करते थे। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री कि हमारे पास उस समय कौन कौन सी इंडस्ट्री थी। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे अब, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस तरह का था, 5 टाइप के हमने नेचर पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे किसके, इंडियन इकोनॉमी के। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कि भाई एग्रीकल्चर कैसा था। देखो हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ज़्यादातर सारे लोग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो अब भी जब हम कह सकते हैं कि 60-65% जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता था, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या कुछ भी हो गया, तो उन सब चीज़ों पर हम क्या थे, हम डिपेंड थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, उस टाइम पे कैसा था, तो फर्स्ट हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्यों था, देखिए उस समय हमारे पास कोई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स नहीं थे, कोई हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही इरिगेशन फैसिलिटी थी। हम पूरी तरह से किस पे डिपेंड थे, हम पूरी तरह से डिपेंड थे रेनफॉल पे। जब हम रेनफॉल पे डिपेंड थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो कैसा होता था, बहुत लो लेवल का होता था, क्योंकि कीड़ों से बचाने के लिए भी हमारे पास कोई पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं थे। जो हमारे पास सीड्स थे वो भी कैसे थे, लो वैरायटी के। मेन्योर भी हम कौन सा यूज़ करते थे, काउडंग वगैरह ये यूज़ करते थे, कोई स्पेशल नहीं था इस वजह से। देन सेकंड हम बात करें, मैंने आपको शॉर्ट में सब बता दिया, अब थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। डिपेंडेंस ऑन नेचर, हम पूरी तरह से किस पे डिपेंड थे, नेचर पे डिपेंड थे, कि जब रेनफॉल होगा तो हम ये फसल उगा सकते हैं, अदरवाइज वो फसल ख़राब हो जाती थी, ये वाली चीज़ें। एग्रीकल्चर फॉर फूड, देखिए अभी मैंने आपको बात करी, क्योंकि जो इंडिया थी वो क्या है, अब तक जो है इंडिया वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वो किसके लिए यूज़ करते हैं, फूड के लिए, कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं पहले वो पूरी हो सके। तो ज़्यादातर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं इसमें, वीट, राइस एंड पल्सेस, यानी कि कमर्शियल क्रॉप की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम मोस्टली क्या प्रोड्यूस करते थे यहाँ पे, हम फूड क्रॉप्स। फिर आता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो देखिए अगर बात करें उस टाइम पर भी जो किसान थे, यानी कि आप कह सकते हैं जो फार्मर्स थे, उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत कम थी। यानी कि अगर हम बांटें तो एक किसान के पास इतना ज़्यादा लैंड नहीं था, ठीक है। स्मॉल स्मॉल साइज़ के छोटे छोटे लैंड थे। अब छोटे छोटे लैंड होंगे तो अलग, देखो एक तो बड़े लैंड पे सारी जगह फसल उगाना, ठीक है, ग्रो करना, तो उसमें तो ईजी रहता है, पानी वगैरह देना, सब कुछ एक साथ हो जाता है। और एक छोटे छोटे लैंड होंगे, लोग अलग अलग काम करेंगे, तो वो इसी एक्टिविटी में ही लगे रहते थे कि हाँ हमें, अब छोटा सा किसान है तो भी वही वही काम कर रहा है, थोड़ा और बड़ा है तो वो भी यही काम कर रहा है। तो क्या होता था कि सारे के सारे किस में इन्वॉल्व रहते थे, ज़्यादातर अपने इसी में एग्रीकल्चर में डिपेंड रहते थे, क्योंकि उनके पास लैंड तो थोड़े थोड़े होते थे पर जगह जगह है, यानी कि किसी के पास मान के चल रहे हैं 1 किला है, 2 किला है, तो इस तरीके से वो उसी में लगे रहते थे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, हम मेथड कौन सी यूज़ करते थे, पुराने मेथड यूज़ करते थे, हल जोतना वगैरह ये सब करना। स्टेट ऑफ, बात करें हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, देखिए ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे की बात करें, कि लोग रोजगार की बात करें तो कहाँ पे बटा हुआ था काम। तो मोस्टली अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो मोस्टली लोग किस पे डिपेंड रहते थे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें ही मोस्टली लोग उसमें जुड़े रहते थे, उसी में काम करते थे। अब बता रहा है कि
अप्रॉक्सीमेटली 75% लोग थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर में लगे थे, यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही लगे हुए थे। और जो बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जो कहाँ पे लगे होते थे, अदर सर्विसेज में लगे हैं या इंडस्ट्रीज़ में लगे हैं। मोस्टली लोग कहाँ पे लगे होते थे, हमारे एग्रीकल्चर में ही लगे होते थे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लगे थे। एग्रीकल्चर मीन्स कि कोई हॉर्टिकल्चर कर रहा है, कोई एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, पर रिलेटेड किससे, आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की तरफ बहुत कम लोग होते थे। देन आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो इंडिपेंडेंस पे के टाइम पे जो लोग थे उनको इंडस्ट्रीज़ का देखिए, एक तो पहले तो स्टेबलाइज ही नहीं थी इंडस्ट्रीज़, हैवी और बेसिक इंडस्ट्री थी ही नहीं, एक या दो ही थी, ठीक है। तो क्या था कि वियर्डली बहुत ही, अगर हम बात करें तो कम से कम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 9% लोग ही ऐसे थे जो किस में लगे हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे थे। वो भी किसकी बदौलत लगे हुए थे कि मान के चल रहे हैं कि कुछ रॉ मटेरियल बन रहा है किस में, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसी को हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें तो देखिए, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, रीजनल इम्बैलेंस था। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि कहीं तो क्या था कि बहुत ज़्यादा मान के चल रहे हैं कहीं पर इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, कोई ऐसी स्टेट थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी और कहीं पर बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड था तो कहीं पर बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं था। तो रीजनल बैलेंस था। ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं एग्रीकल्चर भी हो रहा है तो आपकी इंडस्ट्री भी स्टेबलाइज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कहीं पे तो क्या था कि वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा थी और कहीं के लिए वर्कफोर्स बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब हो गए, यहाँ पे जो वर्कफोर्स थी वो किस में लगी हुई थी, मोस्टली एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की, वो है हमारा स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है, कितने लोग थे, कैसे थे, बर्थ रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या था, इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ेंगे। तो बता रहा है कि जो इंडियन, हम बात करें इंडियन सेंसस की, तो हम जानते हैं कि जो इंडियन सेंसस था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1881 में। जो फर्स्ट टाइम हमारा सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1881 में, जिसको हम क्या कहते हैं, जनगणना। और अब 2011 में भी, अभी 2021 में भी है, जो अभी आई नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें उस टाइम पे कि कैसा था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो फर्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांसन। अब देखिए बता रहा है कि उस टाइम पे हम जानते हैं कि कोई फिक्स ट्रेंड नहीं था। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा घट रही है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। देखिए हम जानते हैं कि जो 1921 था वो एक ग्रेट डिवाइन था, जिसमें हमने पढ़ा कि उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी नहीं है। आप जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पॉपुलेशन आपकी घटी थी, ठीक है। बट जब 1921 के बाद में बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद क्या हुआ, जब भी आपका सेंसस हुआ है तो पॉपुलेशन कैसे आई है, बढ़ी हुई नज़र आई है, घटी हुई नज़र नहीं आई। अब बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए इन्फेंट क्या होता है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बताने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम पर जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होते थे वो मोस्टली क्या होते थे, एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। तो जो आपका हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो क्या था कि 1000 अगर मान के चल रहे हैं बेबी ने बर्थ लिया है, तो उसमें जो 57 बर्थ होता था वो क्या होता था, वो एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी ना हो सकता है कि आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला हो या वो बीमार हो गया, इस वजह से क्या होता था कि बर्थ के बाद विद इन 2 और 3 डेज क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते तो 57 उसमें से क्या हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे। नेक्स्ट है हमारा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक इंसान कितना जिएगा, ठीक है। तो उस समय देखो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है हमारे पास कोई हम कह सकते हैं इतने अच्छा प्रोडक्ट हम खा नहीं रहे हैं, कोई हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम, गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा होते थे, गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो हमारा वो लाइक एक्सपेंडिचर रेशो बढ़े, वो हमारा क्या था, लो था। तो अगर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर सिर्फ 32 ईयर्स, यानी कि अगर एक आम इंसान भी है तो अगर 30 से 35 साल ही जी पाता था, यानी कि उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि अगर बीमार पड़ गया तो इलाज कर सके। या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी कि भाई उनकी जो है लाइफ ज़्यादा रहे। फिर है आपका मास इलिटरेसी। देखिए हमें पढ़ा था हमने कि 82% लोग जो थे अप्रॉक्सीमेटली वो क्या थे, इलिटरेट थे, ठीक है। तो अगर
बात की जाए पढ़ाई लिखाई की, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे जो लोग थे वो इलिटरेट ज़्यादा थे, लिटरेट बहुत कम थे। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, रोड्स आते हैं, इन सब की बात करें तो उस समय जो था वो इतना अच्छा क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं था उस समय। सिर्फ एक रेलवे थी, वो भी किसकी बदौलत आई थी, वो हमारी ब्रिटिशर्स की बदौलत, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करें रोड्स की, तो रोड्स जो थे वो बिल्कुल भी हमें ये नहीं कह सकते कि विलेज एरिया में अवेलेबल ही थे, नहीं थे, बट लेकिन कहाँ थे ज़्यादातर, वो आपके अर्बन एरियाज़ में थे, और वो इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं थे। अगर मान के चले कि हमें कोई इमरजेंसी आ गई और हमें गांव से शहर जाना पड़ रहा है, तो कोई हमारे पास रोड अवेलेबल नहीं था, कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना मैंने अभी बताया आपको, कच्चा माल भारत से लेके जाते थे, वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड से, तो वहाँ पर वो यूज़ करते थे किस चीज़ का, आपके वाटर ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट का, वो भी सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। देन आया बात रेलवे, रेलवे भी अब मैंने बताया आपको किसकी देन है, वो ब्रिटिशर्स की देन है। तो ज़्यादातर वो किसने कंट्रीब्यूट किया उसमें, ब्रिटिशर्स ने किया। वो भी सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते थे, ताकि लोगों को वो इधर से उधर ले जा सके, माल को इधर से उधर पहुंचा सके, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने रेलवेज भी बनाई थी। फिर बात करते हैं अगर कम्युनिकेशन की, तो इंडिया में इतना आपको पता है मॉडर्न कम्युनिकेशन तो इतना था ही नहीं। इंडिया में स्टार्ट ही कब हुआ था, जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम था 1837 में। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हो गया, वो आपका स्टार्ट किया गया था पोस्टल सर्विस के थ्रू, और जो आपका ये ट्रंक डायलिंग वगैरह ये भी बहुत लास्ट में स्टार्ट हुआ है। फिर बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर की। तो देखिए जो आप फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को एक हब बना दिया था कि भाई कच्चा माल अगर देना है तो वो सिर्फ सिर्फ ब्रिटिशर्स को देंगे, अगर किसी और कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो उस पर वो हाई इम्पोर्ट टैक्स लगा देते थे, ठीक है। और अगर किसी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कर देते थे, हाई एक्सपोर्ट टैक्स लगा देते थे, ताकि हम बाहर किसी से डील ही ना कर पाएँ, किसी से साथ फॉरेन ट्रेड हो ही ना पाए। और अगर हम बाहर से किसी से मंगवाते थे, बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते थे, तो वो भी बहुत महंगा कर दिया था। तो वो क्या करते थे, वो बताते थे कि अगर एक्सपोर्ट करें तो सिर्फ हमसे ही एक्सपोर्ट करें, और अगर इंपोर्ट करें तो सिर्फ हमारा ही इंपोर्ट करें। तो इस तरीके से क्या करता, ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे कंट्रोल में ले रखा था इंडिया को। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। अभी बताया मैंने, जो इंडिया था वो क्या बन गया था, मार्केट और हब दोनों बन गया था, कि अगर इंपोर्ट करना है तो आपको किससे करना है, आपको ब्रिटिशर से करना है, और एक्सपोर्ट करना है अपना रॉ मटेरियल तो भी किसको करना है, आपको ब्रिटिशर्स को ही करना है। और बाकी कंट्रीज से बहुत ही कम लेन देन हो पाता था, क्योंकि उस समय जो ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस थे, वो बहुत हाई थे। ड्रेन ऑफ इंडिया इज़ वेल्थ, अब देखें क्या किया उन्होंने, जो इंडिया की वेल्थ थी, जो इंडिया के आप कह सकते हैं सोना वगैरह था, वो क्या किया, धीरे 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 जो आपके ब्रिटिशर्स थे उसने धीरे धीरे क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि उसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता था वो उससे ले सकें इंडिया से। फिर आपका मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो मेन कंट्रोल था हमारे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, वो सारा किसके हाथ में था, वो कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। वो अपनी तरीके से करते थे, जो बाकी से जो डील करना होता था वो बाकी वो कंट्रीज से डील नहीं करने देते। बहुत ही कम कंट्रीज होती थी, जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, जिनके साथ हम डील कर सकते थे। अगर वो भी तब जब किसकी रजामंदी हो, आपके ब्रिटिशर्स की। सरप्लस बट नॉट टू बेनिफिट टू इंडियंस बट ओनली बेनिफिट फॉर ब्रिटिशर्स। तो देखिए सरप्लस होता था, हमेशा हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम होता था, बट लेकिन फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसका होता था, ब्रिटिशर्स का ही होता था, क्योंकि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही करते थे। इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी अपने फ़ायदे के लिए, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी अपने फ़ायदे के लिए। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो क्या स्टेट थी उस टाइम पे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया थी वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत ज़्यादा होता था, और जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क था वो बहुत ज़्यादा फेमस भी था वर्ल्ड वाइड। तो लोग बहुत ज़्यादा डील भी करते थे, बट लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने मशीन्स लेकर आया, तो वो जो प्रोडक्ट थे वो फास्ट बनने लगे, किसके कंपैरिजन में, हैंडीक्राफ्ट के कंपैरिजन में। तो धीरे 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 जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया, और उसकी जगह सारी किसने ले ली, मशीन्स ने ले ली। तो
जो हम स्टेट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की तो फर्स्ट क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था, इंडस्ट्रीज हमारी ख़त्म होती जा रही थी। लोप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज ही बनाई जो अपने फ़ायदे के लिए हो। ब्रिटिशर्स ने कैसी इंडस्ट्री बनाई जो सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाए। उन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इंडियन ग्रोथ के लिए नहीं किया। उन्होंने अगर इंडस्ट्री स्टेबलाइज भी की तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग, ऐसी गुड्स नहीं बनाई जिनसे कैपिटल गुड्स बनाए जा सके। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल हब की तरह यूज़ किया जाए, उससे सारा रॉ मटेरियल लिया जाए और जो अपना वहाँ पे जाके अपनी कंट्री में जाके उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करके वापस किसको सेल कर दी जाए, इंडियन मार्केट में ही सेल कर दी जाए। अगर वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाने देते तो यहीं पर वो प्रोडक्ट बन जाते और फिर वो बाहर नहीं जाता तो उनको फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो उन्होंने क्या किया कि जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी उनको स्टेबलाइज नहीं किया और सिर्फ क्या किया, रॉ मटेरियल बनाने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने जूट हो गया, कॉटन हो गया, ऐसी इंडस्ट्री स्टेबलाइज की ताकि वो उन सब का यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर सकें। फिर है कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो आप हमारे ही हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे इंडियन के, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे बिफोर द एंट्रेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उनके आने के बाद क्या हुआ, मशीन्स आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो हैंडीक्राफ्ट था वो पीछे छूट गया। ठीक है, तो अब हैंडीक्राफ्ट जो है वो मशीन से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम इससे। तो क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज़्यादा हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो क्या हो गया, पीछे चला गया और धीरे 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 शट डाउन हो गया। और किसने जगह ले ली, उसकी मशीनरी ने। देन है आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या किया गया कि अगर आप ब्रिटिशर से रूल कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर से डील कर रहे हैं, तब तो आपको टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप किसी और कंट्री से यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या पड़ेगा, हाई प्राइजेस देने पड़ेंगे, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा लगा दी जाएगी, जिससे भी सिर्फ और सिर्फ किसको फ़ायदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हुआ। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया किसका, इंडिया को कह सकते हैं कि जितनी भी वेल्थ थी वो सारी वो लेके चले गए। इंडिया इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी इंडिया की। उन्होंने जो इंडिया था उसको एक हब बना के छोड़ दिया था, उसको मार्केट भी बनाते थे। तो अब क्या करते थे, उनका फ़ायदा उठाते थे। उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया था कि जमींदारी सिस्टम वगैरह लेकर आ गए थे, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया और 200 साल तक इंडियन के ऊपर रूल किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा हम कह सकते हैं कि हम गुलाम बन के रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की और बहुत मुश्किल से हमें इंडिपेंडेंस मिली। बट सब कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी किसकी वजह से आई है, हमारे ब्रिटिशर्स की वजह से आई है। और जो आप कह सकते हैं कि कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है, मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ है, या फिर जो आपके रेलवे वगैरह आई है वो भी किसकी वजह से आई है, वो हमारे ब्रिटिशर्स की वजह से आई है। ओवरऑल हम कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान ही हुआ है। बट लेकिन अगर एज अ कंट्री की बात करें तो हाँ, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया और हमें कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रोथ थी उसको कम कर दिया। बट लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो ये है कि हमने एक नई लैंग्वेज सीखी है और ब्रिटिशर्स की वजह से ही क्या हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी इकनॉमी में, इंडियन इकनॉमी में हो पाया है। आई होप बेटा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें और अपने नोट्स तैयार कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।